सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा नवरात्रि से शुरू होगा आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय, जीएसटी बचत उत्सव का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना होगा और आसान। प्रधानमंत्री ने कहा देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही मिलेगी शक्ति, विदेशी चीजों से पानी होगी मुक्ति। प्रधानमंत्री ने कहा हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। प्रधानमंत्री कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। ईटानगर में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में फिर तार-तार हुई भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। और शारदीय नवरात्रि का कल से शुभारंभ, मंदिरों और पंडालों में की गई आकर्षक सजावट। प्रधानमंत्री ने महालया के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों को लागू किए जाने के अवसर पर आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक बचत उत्सव जैसा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जहां स्वदेशी से समृद्धि का मंत्र दिया, वहीं जीएसटी सुधारों को भारत की ग्रोथ स्टोरी को और तेज करने का जरिया बताते हुए कहा कि अब देश के लोगों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। 22 सितंबर से देश में लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों को प्रधानमंत्री ने बचत उत्सव बताया। नए सुधार सूक्ष्म और कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे। उत्पादन की गति बढ़ेगी और ये सभी प्रयास मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। कारोबार में सुगमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में जीएसटी के योगदान को प्रधानमंत्री ने सराहा। उन्होंने बताया कि कैसे 2017 से पहले देश में अलग अलग स्तर पर कई तरह के कर प्रचलन में थे, लेकिन अब वो सभी बीते दिनों की बातें हैं। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था,
तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। साथ ही उन्होंने उत्पादन गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पूरे देश के लिए समान कर व्यवस्था के रूप में जीएसटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी की नई दरों को लागू करना नागरिक देवो भव की भावना की अभिव्यक्ति है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि के साथ ही देश भर में बचत उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई जीएसटी दरों से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा और दैनिक उपयोग की 99% वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और पारिवारिक बचत में वृद्धि होगी। कल से पवित्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। साथ ही साथ जीएसटी का बड़ा बचत उत्सव भी आरंभ हो रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जीएसटी की रेट्स को कम करना, 99% हमारे जो डे टू डे यूज़ की चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी में कमी आएगी। चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, घर के अंदर के सामान, कार, स्कूटी, इन सब चीज़ों पे बड़ी बचत जीएसटी के इस महा फैसले से, इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। साथ ही साथ साथियों, हमें ये भी याद रखना चाहिए 2014 से पहले जिस तरह से हर प्रदेश में एक अलग तरह का टैक्स का स्ट्रक्चर होता था, उसके कारण बड़ी समस्याएं होती थी। अल्टीमेटली जो फैक्ट्री या व्यापारी के ऊपर जो बोझ होता था वो बोझ वो आम नागरिक के ऊपर ट्रांसफ़र करता था। और कई कई वर्षों से चर्चा होती थी कि जीएसटी लाना चाहिए, एक कॉमन टैक्स होना चाहिए देश में। ये हर राज्य से राज्य की बाउंड्री के बीच में जो एक बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी ट्रकों की, वो सब बंद होनी चाहिए। लेकिन कहीं पे कोई पॉलिटिकल विल नहीं था। वो विल पावर, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाए। 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की नींव रखी, सबका विश्वास जीता और सबका विश्वास जीतकर जीएसटी जैसा बड़ा सुधार, जो सारी दुनिया ने जिसको एक्नॉलेज किया, वैसा सुधार लेके आए। और अभी जो हाल में फैसला लिया है, जीएसटी की रेट्स को मर्ज करना, जीएसटी की रेट्स को कम करना, दरों को कम करना, टैक्स में बड़ी बचत लाना, हर नागरिक के जीवन में बड़ी बचत लाना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और नवरात्रि के शुभ दिन से आप सबको घरों में बचत हो, आप सबके जीवन में एक नई खुशी आए, यही प्रार्थना है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दरों से किसान, युवा, व्यापारी समेत हर वर्ग को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था में नई गति आएगी। इस जीएसटी के महाबचत अभियान में किसानों को भी ट्रैक्टर पे, खेती के जो दूसरे उपकरण होते हैं उन पे, और जो साथ में किसी भी, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है तो उसका टायर, तो इस तरह की कई चीज़ों में बहुत बड़ी छूट मिलेगी किसानों के जीवन में। नौजवान जो पढ़ने लिखाए, अभी जो छात्र हैं उनके पढ़ाई लिखाई के सामान में, स्कूटी पे, कार पे, इन सब पे भी बड़ी छूट मिलने वाली है, जिससे कि हर एक परिवार में एक बड़ा
बचत का महोत्सव शुरू होगा। साथ ही साथ जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, उनको भी हर रॉ मटेरियल में बेनिफिट मिलेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जब घर बनाने का सपना होता है, उस सपने में भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर जीएसटी कम होने से काफ़ी लाभ मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति और दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि भारत रक्षा, संचार समेत कई क्षेत्रों में तेजी से स्वदेशीकरण कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हर नागरिक का दायित्व है कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करे। 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा संकल्प हाथ में लिया है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, स्वदेशी चीज़ों के उपयोग का। आप देखो, 14 से पहले अगर हम देखें तो डिफेंस में हमेशा हमें बाहर अन्य देशों पे निर्भर रहना पड़ता था, बाहर से चीज़ें आती थी। 14 के बाद में मोदी जी ने उस पूरे सिस्टम को बदला, भारत में मैन्युफैक्चरिंग चालू की, नई फैक्ट्रियां खुली, उन फैक्ट्रियों में सामान बनने लगे, और आज जो हमारी सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए जो चीज़ें उपयोग में आती है, बड़ी मात्रा में भारत में बनती है, और आज भारत एक्सपोर्टर भी बन गया है डिफेंस के इक्विपमेंट का। वैसा ही टेलीकॉम में बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें होती है। टेलीकॉम में आप जो टावर के ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे रेडियो देखते हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं। आज भारत 40 से अधिक देशों में भारत में बने हुए रेडियो एक्सपोर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, मोबाइल फ़ोन, इतनी कठिन चीज़, इतनी बारीक काम करने वाली चीज़, उसमें आज भारत विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण देश में एक नई ऊर्जा आई, एक नया आत्मविश्वास आया है। अब समय आ गया है कि हम उस आत्मविश्वास को और बल दें, हम स्वदेशी को अपनाएं। हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ें हम बारीकी से देखें, क्या हम वो भारत में बनी हुई चीज़ ही खरीद सकते हैं क्या? प्रयास करें यथासंभव, जिस भी हम सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में उपयोग में आने वाली चीज़ों को हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं, ऐसे कोई इंसेंटिव्स लाएं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी में रिसर्च इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हम भारत में वो चीज़ें बना सकें। आपने हाल ही में देखा, सेमीकंडक्टर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ भी भारत में बनने लगी है। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये उनका लेज़र शार्प फोकस है जो कि उन्होंने एग्जीक्यूशन पे दिया। वंदे भारत जैसी कॉम्प्लेक्स गाड़ी, इतनी कठिन डिज़ाइन है जिसकी, वो भी भारत में बनी। तो जब हम इतनी कठिन चीज़ें बना सकते हैं तो हम क्यों ना ऐसा बड़ा संकल्प लेके हर वस्तु में आत्मनिर्भर बने, और उसमें 140 करोड़ देशवासियों का स्वदेशी खरीदने का संकल्प, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और सरकार जीएसटी में कमी का तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से देने जा रही है। नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद कई चीजों के दाम में बड़ी कटौती होगी। इसके बाद जरूरत के सामान के दामों में काफी कमी आएगी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। ऐसे में लोगों ने सरकार के इस कदम की बड़ी सराहना की है। कल नवरात्र के सूर्योदय से बचत उत्सव मनाया जाएगा। देश में जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा और इससे पूरी जनता को फ़ायदा मिलेगा। उसमें उन्होंने सारी चीज़ों को सस्ता कर दिया। रहना, घूमना फिरना, होटल रेस्टोरेंट जाना, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उन पर उन्होंने जीएसटी या तो ख़त्म कर दी या तो ना के बराबर कर दी। और जिन चीज़ों पे बहुत महंगी जीएसटी लगाई थी उस पर उन्होंने 5% कर दी। इससे सारे देश को फ़ायदा हुआ। और जो व्यापारी थे 2014 के पहले, वो जीएसटी दरें जब तक नहीं लागू थी, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए थे देश में, तब तक उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक राज्य से सामान दूसरे राज्य तक आते आते टैक्स लागू होते होते बहुत महंगा हो जाता था। उनके जीएसटी लागू करने के बाद से इन चीज़ों की उनको राहत मिली। आज शाम 5 बजे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधन दिया और उसमें उन्होंने जो कल से लागू हो रही हैं जीएसटी दरें, जिसको उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, उससे पूरे देश को
और पूरी जनता को मतलब 140 करोड़ भारतीयों को उसका फ़ायदा मिलेगा। प्रत्येक पॉलिसी के ऊपर जीएसटी हटा दी गई है और इससे ग्राहकों को प्रीमियम में बहुत फ़ायदा होगा। जीएसटी जैसे सिंगल प्रीमियम की पॉलिसियाँ थी उस पर 18% देना पड़ रहा था, अब वो 0 हो जाएंगी और अदर पॉलिसीज़ पे भी जीएसटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे फ़ायदा होगा और हमारा एक ही संदेश रहेगा कि हर घर में बीमा हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार द्वारा अगली पीढ़ी के जीएसटी में किए गए सुधारों की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इस सुधार को एक दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि यह देश के नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस नए जीएसटी सिस्टम के तहत अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% होंगे। नायडू के मुताबिक लगभग 99% जरूरी सामान 5% के स्लैब में आने से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग और गरीबों को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ के आह्वान का भी पूरा समर्थन किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से इस सुधार के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ईटानगर यात्रा कनेक्टिविटी, सुरक्षा, शांति और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में काफी मददगार होगी। ईटानगर में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। मैं इस समय ईटानगर के आईजी पार्क में हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने स्टेज जो है उस पे लगातार काम चल रहा है और प्रधानमंत्री जी के आने से पहले स्टेज को बनाया जा रहा है। साथ में लगातार जो है सिक्योरिटी है जो वो यहाँ पर चेक कर रही है। बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का ये दौरा खासा अहम माना जा सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं और इस परियोजनाओं में सबसे बड़ी जो एक परियोजना है वो 1830 किलोमीटर की लंबी फ्रंटियर हाईवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री 2 प्रमुख जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 186 मेगावाट की तातो परियोजना और यारजेप नदी पर 240 मेगावाट की हियो परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में ये तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश से पहले मणिपुर और मिजोरम में भी गए थे और उनके हालिया दौरों में उन्होंने वहां पर भी कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 11 सालों में कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को इन पूरे पूर्वोत्तर में जोड़ा गया है और प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी खास माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार की वाइब्रेंट विलेज यानी कि जो प्रथम गांव है बॉर्डर के आसपास का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास का जो प्रथम गांव है जिसे मोदी सरकार के द्वारा वाइब्रेंट विलेज नाम दिया गया है, उन गांवों में किस तरह से विकास हो, उन गांवों में किस तरह से सुविधाओं का विकास बढ़े और कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, इसको लेकर भी जो दूसरा चरण है यहां पर दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से मेरे सहयोगी पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को पूर्वोत्तर की 1 दिवसीय यात्रा पर त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में साधना और फिर मां भारती आराधना इस यात्रा को और विशिष्ट बनाती है। देखिए खास रिपोर्ट। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। 500 वर्ष पूर्व महाराजा धन्य माणिक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के मुताबिक मंदिर के कायाकल्प का कार्य अब पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री इसी नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। अन्य प्रधानमंत्री जी जब आएंगे पूरा देश पूरा दुनिया जानेंगे जो शक्तिपीठ यहाँ पर है और इससे हम लोग को काफी फायदा होगा। मंदिर को प्रसाद यानी पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना के तहत नया रंग रूप दिया गया है। अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी जो अब पूरा हो चुका है। 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 6,784 वर्ग मीटर की निचली मंजिल पर एक विशाल लॉबी, 2 मल्टीपल हॉल और प्रसाद घर तैयार किया गया है।
दूसरी मंजिल पर 2317 वर्ग मीटर में पुरोहितों के लिए आवासीय कक्ष और कॉरिडोर विकसित किया गया है। 7355 वर्ग मीटर की छत पर मुख्य मंदिर, शिव मंदिर, 5 जलाशय, ध्यान स्थल, तीर्थयात्री शेड और 380 वर्ग मीटर की खूबसूरत लैंडस्केपिंग सजाई गई है। दिव्यांग एवं वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है। पहले का था वो जो ट्रेडिशनल वाला, अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन के साथ ट्रेडिशनल को एक अच्छे बैलेंस के साथ रखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। त्रिपुरा के पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम से थोड़ा बेहतर है, और नीचे जो दुकान जो बना के रखे हैं उसके लिए तो और भी बेहतर है। पब्लिक के लिए अच्छा होगा, दुकानदारों के लिए अच्छा होगा, और यहाँ का तो बिजनेस का तो क्या कहना है। हमारा त्रिपुरा का जो आदमी है सबको सुनकर ये खबर अभी तक पहुँच गया है। सभी लोग बेतुबी से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। देश के हर मंदिरों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो, ऊंची व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। दर्शनाभिलाषी को जितनी सहूलियत मिलेगी उतनी लोग आएंगे, और उस स्थान का, उस लोगों का, उनके लोगों का, वहाँ के आसपास के समाज का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास के साथ साथ विरासत को महत्व दे रही है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन माता त्रिपुरा सुंदरी के इस नए कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष भेंट जैसा है। ये भव्य कॉम्प्लेक्स त्रिपुरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का ये नवनिर्मित परिसर, जहां एक तरफ आस्था, संस्कृति और आधुनिकता का संगम बना है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये वरदान साबित होगा। सहयोगी रवि और कैमरामैन सुब्रतो के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, उदयपुर, त्रिपुरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी ने अपने दौरे की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 22 सितंबर पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। 2 विशाल जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर खुशी जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी नवरात्रि के पहले दिन ही त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचेंगे, और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने डीडी न्यूज संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से खास बातचीत की। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, हमारे साथ खास बात करने के लिए है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी। सर, प्रधानमंत्री सोमवार को त्रिपुरा आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का त्रिपुरा में है? माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, और नवरात्रि का पहला दिन, और उन्होंने वो दिन उन्होंने ठीक किया है नवरात्रि पहले ही। और आप जानते हैं नवरात्रि से पूरा ये 9 दिन वो कैसे अपने आप को उपवास में रहते हैं, तो उस हिसाब से पहला दिन चुना है त्रिपुरा में आना। लेकिन मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आएंगे तो ये सबको मालूम हो जाएगा कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एक वन ऑफ द शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में है। इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री के दायित्व लिए हैं, वो एक्टिस्ट पॉलिसी उन्होंने सोचा, जो खाली करना है, ऐसा नहीं है खाली बोलना। उस हिसाब से आप देखिए, कुछ दिन पहले भी आप मिजोरम से आप सोचिए, जो रेल लाइन मेन लाइन के साथ जुड़ गया, और त्रिपुरा तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे यहाँ पर कभी ट्रेन आ सकता है। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आने के बाद यहाँ पर भी देश विदेश के श्रद्धालु आएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कितना जो है बड़ा प्रोग्राम है, साथ ही रोजगार को लेकर के क्या कुछ आप सोचते हैं पीएम? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पहले का गवर्नमेंट तो आप जानते हैं, ये लोग तो मैंने लेफ्ट फ्रंट वाला जो गवर्नमेंट है, ये लोग तो नास्तिक है, ये लोग तो मैंने ये हमारा गवर्नमेंट 2018 के बाद ये पूरा अभी ऐसा लग रहा है आस्तिक का मैंने प्रदेश अभी बना है। मैं समझता हूँ इससे तो बहुत फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे पूरा देश पूरा दुनिया जानेंगे जो शक्तिपीठ यहाँ पर है, और इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होगा। डीडी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो ये थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री की इस दौरे से जहां त्रिपुरेश्वरी में देश और दुनिया के तीर्थस्थलों की संख्या बढ़ेगी, वहीं विकास को भी एक पायदान और आगे होगा। सहयोगी कुणाल सिंधे के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, उदयपुर, त्रिपुरा। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव की सभा में फिर तार-तार हुई भाषा की मर्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से अपशब्द कहे गए। भाजपा ने इसे लोकतंत्र का घोर अपमान बताते हुए जहां शिकायत दर्ज कराई है, वहीं आरजेडी के नेता इसका बचाव करने में जुटे हुए हैं और खुद पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के घर में कलह और तेज हो गई जब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और आरजेडी के कई सदस्यों को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। बिहार में सियासी हलचल तेज है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बयान देने में मर्यादाओं का टूटना लगातार जारी है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसके बाद सियासी घमासान बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। अब तेजस्वी यादव और महुआ के राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह शिकायत भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर अमर्यादित टिप्पणी को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोकतंत्र का घोर अपमान बताया है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी पीएम मोदी की मां पर दिए गए बयान को घोर आपत्तिजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के मतदाता चुनाव में इसका जवाब देंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। चर्चा में आने के लिए ऐसी बातों का सहारा वो लोग ले रहे हैं जो घोर निंदनीय है। उन लोगों की हरकत को बड़ी पैनी दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं और इसका जवाब सही समय पर चुनाव में लोग दे देंगे। इधर आरजेडी मुखिया के घर में कलह जारी है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और राजद के कई सदस्यों को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। रोहिणी के अनफॉलो करने का कारण तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के साथ मतभेद बताया जा रहा है। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की अब हवा निकलती दिख रही है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोपों पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया है कि वोट चोरी का पूरा अभियान बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया है, जिसे अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं।
अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। एक और जहां भाजपा और एनडीए इसे आरजेडी और कांग्रेस की हताशा और बौखलाहट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे दुष्प्रचार बता रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आरजेडी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव की नैतिकता को लेकर प्रश्न उठाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस तरह के बयान मात्र शक्ति का अपमान है और बिहार की जनता इसका जवाब देगी। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माताजी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है, ये देश की नारी शक्ति का अपमान है और बिहार की जनता खूब जवाब देगी। और क्या कहा जाए, जो तेजस्वी राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, लोकनायक जेपी के हम लोग शिष्य हैं, तो इनसे क्या कहा जाए। और बिहार का जमालपुर वर्कशॉप रेल कारखाना पिछले 5 वर्षों में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। वहीं मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में यहां 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। इस वर्कशॉप में 2 ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाने से ही तैयार होते हैं। साथ ही अनेक उत्पादों के मरम्मतीकरण और निर्माण में विविधता के लिए जमालपुर रेल वर्कशॉप को जाना जाता है। बिहार के जमालपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप देश और एशिया का एकमात्र कारखाना है जहां पर ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन का निर्माण होता है। इस ब्रेकडाउन क्रेन का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक ब्रेकडाउन क्रेन के निर्माण में 60 दिन का वक्त लगता है, जिसे आवश्यकता अनुसार देश के रेल मंडलों को सप्लाई किया जाता है। दूसरा इकलौता उपकरण जमालपुर जैक है, जिसका इस्तेमाल कर जैक के सहारे किसी भी ट्रेन की बोगी को ऊपर उठाकर उसकी मरम्मत बखूबी से किया जा सकता है। ये जमालपुर जैक भी सिर्फ और सिर्फ जमालपुर रेल वर्कशॉप में ही बनता है। देश भर में यूनिक इसलिए है कि ये जो है 4 जैक लगा के, जहां शेड नहीं है, शेड है लेकिन ईओटी क्रेन नहीं है, कहीं भी इसको हम 4 जैक लेके कोच को, बैगन को, लोगों को, किसी भी प्रकार जो रेलवे का हम रहा है उसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए इसको यूज करते हैं। वर्कशॉप को हम लोगों ने 4 नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हाई हॉर्स पावर डीजल लोको है, जिसका हम लोगों ने पीओ स्टार्ट किया है, ये एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। उसके अलावा हमारा 8 व्हीलर टावर कार, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की है। इस साल भी हम लोग को 2 नए ऑर्डर्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक जो टैंक वैगन है BTPN, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जमालपुर वर्कशॉप के लिए बिल्कुल पहला एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फ्लैट वैगन निर्माण की प्रक्रिया भी 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई। इस वैगन में डिफेंस के उपकरण और स्टील के सामान समेत अनेक वस्तुओं की ढुलाई में मदद मिलेगी। पिछले दिनों जमालपुर कारखाना के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 79 करोड़ रुपए की लागत से वैगन ओवरवाइलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 255 वैगन प्रतिमाह क्षमता बढ़ जाएगी। इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था इरीमी जमालपुर में प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की निवेश की योजना शामिल की गई है। एशिया और देश में अपनी मुकम्मल पहचान रखने वाला बिहार के जमालपुर रेल कारखाने का अतीत लगभग 150 साल से भी ज्यादा का है। यह कारखाना देश में वर्सटाइल कारखाना है, जहां विभिन्न तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बिहार के जमालपुर रेल कारखाने से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और हिंदी साहित्य के महान रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने अपने लेखन से गांव समाज और आमजन के जीवन को अमर कर दिया, उनके संस्मरण ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, समय की शिला पर और आत्म परिचय आज भी पाठकों को गहराई तक छूते हैं। सिर्फ संस्मरण ही नहीं, रेणु जी की कलम ने पत्रकारिता को भी नया आयाम दिया। दिनमान पत्रिका में लिखी उनकी रिपोर्टाज ने
हिंदी साहित्य में नई परंपरा गढ़ी। नेपाली क्रांति कथा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जो उनकी लेखनी की सच्चाई और जीवंतता को दर्शाती है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक पहुंचे हैं रेणु जी की जन्मस्थली और राही हिंगना, जहां से शुरू हुआ था एक ऐसा सफर जिसने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। पेश है कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। चोर बाजारी का माल लाद कर जा रहा था, पुलिस ने गाड़ी धर ली। किसी तरह बैलों को बचाकर भाग निकला। खबरदार, जो फिर कभी तूने ऐसा किया तो। राम। हम अभी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु के गांव में हैं और ये जो रोड आप देख रहे हैं जनता चौक का जो रोड है, और हीरामन जो कलाकार हैं, तीसरी कसम में राज कपूर की अभिनीत जो फिल्म है, और उसमें इसी रोड से वो जा रहे हैं अपनी बैलगाड़ी को लेकर के और छातापुर गांव का पता पूछते हैं। जिस समय तीसरी कसम की शूटिंग हो रही थी तो इसी रोड, इसको 10 नंबर रोड बोला जाता है, पलटनिया रोड भी बोला जाता है, तो इसी रोड से राज कपूर जाते हैं बैलगाड़ी लेके। अगर ये इधर से जा रहे हैं तो उधर से भी कोई गाड़ी आ रही तो इसको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो हीरामन, तो ये बोलते हैं बड़ा ही मासूमियत से कि छत्तापुर पचीरा जा रहा हूँ। छत्तापुर पचीरा। हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिता शिलानाथ मंडल संपन्न व्यक्ति थे। रेणु साहित्य जो है वो मानवता के दृष्टिकोण से वो खुला किताब है, खुली किताब है। जो पढ़ेगा वो रेणु को जानेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो रेणु को नहीं जान पाएगा। हाँ, सुन सकता है वो। रेणु हिंदी साहित्य के शिल्पकार ही नहीं बल्कि साहित्यिक चेतना के अग्रदूत थे। वो समाज में अलख जगाने के लिए चुनावी मैदान में भी उतरे। रेणु की जनसभाओं में भाषण या चुनावी वादे नहीं होते थे, बल्कि किस्सा गोई, कहानियां, भजन और गीत सुनाए जाते थे। वह चुनाव चिन्ह नाव पर मैदान में उतरे थे। उनका नारा था, कह दो गांव-गांव में, अब के इस चुनाव में वोट देंगे नाव में। औराही हिंगना की धरती आज भी रेणु जी को याद करती है। गांव की हरियाली और स्वच्छ हवाओं की ताजगी को समेटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं रेणु जी के छोटे सुपुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय। उनकी अभिलाषा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर औराही हिंगना आए, क्योंकि जब जब वो सीमांचल आते हैं तो अपने भाषण की शुरुआत रेणु जी के नाम से ही करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप एक बार रेणु गांव जरूर आए, रेणु की धरती को एक बार जरूर देखें आके। रेणु के परिजनों को एक बार करीब से आके देखें तो हम शायद धन्य महसूस करेंगे अपने आप को। उनके गांव पहुंचकर ऐसा लगा कि मानो हर किसी की जिंदगी से, हर किसी के घर से जुड़े हों रेणु। सामाजिक हैसियत, जातिगत व्यवस्था और अमीरी गरीबी के तमाम विभाजनों से अलग नहीं थी फणीश्वरनाथ रेणु की दुनिया। फिर भी सबको अपने क्यों लगते हैं रेणु। मारे गए गुलफाम इस कहानी पर 1966 में तीसरी कसम फिल्म बनी थी, जो फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य का एक उत्कृष्ट फिल्म रूपांतरण माना जाता है। हमने हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु के बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव पहुंचे। यहाँ की मिट्टी और लोगों की रगों में आज भी रेणु के साहित्य का लहर देखा जा सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, औराही हिंगना गांव, अररिया, बिहार। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का उन्होंने शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह में अमित शाह के साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री ने करीब 15 करोड़ की लागत वाली 3 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि ये निर्माण कार्य दिव्यांग बच्चों के जीवन में नया उजाला लाएंगे। 2015 में पहली बार पूरे देश के लिए विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ये 2 शब्द ही द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी के एक ही फैसले से पूरे भारत की जनता, सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सभी का दिव्यांग जनों को देखने का नजरिया बदला है। और ये दिव्यांग शब्द से ही नए आत्मसम्मान, नई पहचान और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देश के सभी दिव्यांगों के अंदर
प्रधानमंत्री जी ने जगाने का काम किया। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि लगभग 15 करोड़ की लागत वाली ये 3 परियोजनाएं पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के छात्रों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे ये उनके भविष्य को संवारने और जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम करेंगी। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, HG फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समावेशी और विकसित भारत का सपना देश के सामने रखा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस सपने को साकार करने के लिए केवल सरकार के प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति और उद्योग जगत को भी आगे आकर योगदान देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक समावेशी विकसित भारत का सपना हम सबके सामने रखा है और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह समावेशी भारत और यह विकसित भारत जिसकी दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है, ये केवल सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता। यह समावेशी भारत, यह विकसित भारत यदि हमें निर्माण करना है तो इसके लिए सरकार के साथ में समाज को, व्यक्तियों को, समाज के हर घटक को और उसके साथ साथ में उद्योग जगत को भी साथ आना पड़ेगा। भारत और मोरक्को के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कैसाब्लांका पहुंचे। ये पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को के दौरे पर गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और अहम करार दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा न केवल भारत मोरक्को के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयां देगी, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी और मजबूत बनाएगी। इस दौरे से भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मोरक्को के रक्षा मंत्री प्रतिनिधि अब्दुल लतीफ लोदी से उन्होंने मुलाकात वो करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा वो उद्योग मंत्री रियाद मैजोर से भी मिलेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह आयोजन न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक सेतु का काम करे। 4 दशकों से कैट लोक सेवकों के लिए न्याय की आधारशिला रही है। जब लगता है कि कैट का फैसला सही है, फिर भी विभाग अपील करने पर जोर देते हैं। ये प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। जो हमारा कैट है, ये हमारे देश के जो लोक सेवक हैं, उनके लिए न्याय की आधारशिला रही है। मैं तो जब फाइलें देखता हूं तो ऐसा देखता हूं कि कई बार जजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे विभाग जो हैं वो कहते नहीं साहब हमें तो अपील ही करनी है। ये जो प्रवृत्ति है, इसको हम कैसे ठीक करें? ये सम्मेलन का विषय होना चाहिए। अब किसी अधिकारी ने कभी लिख दिया कि ये ठीक नहीं है, उसके खिलाफ कोई कैट में गया, कैट का फैसला पक्ष में आ गया, अब वो अधिकारी नहीं मर जाए, इसलिए हमें तो अपील करनी है। और जब वो आदमी रिटायर हो जाएगा तब कहने अब हम अपील नहीं करनी। ये क्या है? इसको थोड़ा ठीक करिए भाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 21 सितंबर को नमो युवा रन आयोजित किया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का उसी से जुड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया। पूरा देश स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें हर दिन 1 घंटा अपने लिए देना होगा। नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प है। आज हजारों लोग इसमें भाग ले रहे हैं। समृद्ध भारत,
विकसित भारत, सबकी इस राष्ट्र में भागीदारी के लिए आज नमो रन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश में पूरा देश स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहने के लिए हमको लगातार अपने जीवन में 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए देना होगा। स्वस्थ भारत समृद्ध भी होगा और विकसित भी भारत होगा और नशा मुक्त भारत ये संकल्प है नमो रन के। और आज हजारों की तादाद में बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग राष्ट्र की भागीदारी के लिए यहाँ पर आए। और बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एशियन कॉन्टेंट्स एंड फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन फिल्मकारों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ भारतीय फिल्मों की मजबूत मौजूदगी दर्शकों और फिल्म प्रेमियों को लुभा रही है। महोत्सव में भारतीय कहानियों और सिनेमा का जश्न खास अंदाज में मनाया जा रहा है। BIFF में भारतीय फिल्मों ने अपनी दमदार प्रस्तुति से धूम मचा दी है। DD न्यूज़ की संवाददाता जया सिन्हा ने भारत पवेलियन का जायजा लिया और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर विजय और फिल्मकार सुरुचि शर्मा से विशेष बातचीत की। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्में विभिन्न सेक्शंस में अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो सबसे बड़े फिल्म बाजारों में शुमार है एशिया कॉन्टेंट्स एंड फिल्म मार्केट यानी कि ACFM, जहां पर भारत पेविलियन का शुभारंभ किया गया और भारत बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस बार अपने सबसे बड़े कंटिंजेंट यानी कि 10 से ज़्यादा फिल्मों के साथ भारत बिफ में शिरकत कर रहा है और ख़ास तौर पर जो ये भारत का पवेलियन है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार यहाँ पर B2B मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार दुनिया भर से जो फिल्म मेकर्स हैं, निवेशक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि खासतौर पर वेब बाजार यहाँ लगाया गया है। किस तरह से भारतीय निवेशकों को, कंटेंट क्रिएटर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है उसकी झलक हमें देखने को मिल रही है। हमारे साथ विजय इस वक्त मौजूद है। विजय हैदराबाद से आए हैं, किस तरह से आप अपने कंटेंट को या भारतीय फिल्मों को यहाँ पर वेब बाजार के जरिए बेच रहे हैं दुनिया को? हम इधर इंडियन कंटेंट्स वी आर टेकिंग इट टू ग्लोबली, लाइक वो हमारा इंडियन का कंटेंट रहता है ना वो पूरा वी आर सेलिंग इट टू कोरिया, चाइना, जापान, एवरीवेयर, ऑल पार्ट्स ऑफ द वी हैव टू, बिकॉज our content is still lying in our India only. I feel that still we are taking that Indian content to global part. तो यहाँ पर बिफ में भारत जो शिरकत कर रहा है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है विजिबिलिटी और बाजार, यानी कि साउथ एशियन मार्केट के साथ साथ और भी दुनिया के जो विभिन्न बाजार है वहाँ तक भारतीय कंटेंट और भारतीय फिल्म्स की पहुँच को बनाना। और ख़ास तौर पर जो हमारे इंडी फिल्म मेकर्स हैं वो इस वक्त काफ़ी खासे डिमांड में हैं। जो भारतीय जो फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें, स्पेशल फिल्म्स की बात करें, इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करें, वो कोरिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। हमारे साथ सुरुचि हैं। सुरुचि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है और उनकी फिल्म यहाँ पर स्क्रीन की जा रही है। किस तरह का अनुभव है बिफ में? इस बार सबसे ज़्यादा फिल्मों के साथ भारत यहाँ पे शिरकत कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है। हमारे साथी फिल्म मेकर्स की फिल्म यहाँ पर दिखाई जा रही है। भारत की इंडिपेंडेंट फिल्म्स पूरे विश्व भर में देखी जा रही है। यहाँ पर मैं अपनी एक नई फिल्म जिसका नाम है गगन गमन, दिस इज़ अ स्मॉल पोस्टर ऑफ माई फिल्म, तो इसके साथ हम आए हैं यहाँ पर, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है पर एक बड़ी ही एडवेंचरस फैंटेसी, फोक फैंटेसी है। तो ये जो भारत की असली कहानियाँ हैं, जो असली भारत है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इन कोरियन बाज़ार में वो उत्सुकता कायम करने में सफल हुआ है। भारतीय कहानियों को, असली कहानियों को यहाँ पे खासा पसंद किया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार भारत पेविलियन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया भर से जो फिल्म मेकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर B2B मीटिंग्स का दौर जारी है। किस तरह से आज सरकार की ओर से हमारे फिल्म मेकर्स को एक पुश दिया जा रहा है, किस तरह से आपको इनिशिएटिव्स, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, किस तरह से को प्रोडक्शंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो तमाम जानकारी यहाँ पर भारत पेविलियन में दी जा रही है। तो आइए भारत में अपनी कहानियों को लेकर आइए और भारत के जरिए अपनी कहानियां पूरी दुनिया तक पहुंचाइए, यही है उद्देश्य। कैमरा पर्सन शिवा के साथ जया सिन्हा, बुसान से। और सरकार GST का तोहफा आम नागरिकों को 22 सितंबर से देने जा रही है। नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद कई चीजों के दाम में बड़ी कटौती हो रही है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए स्लैब कम कर दिए हैं। इसके बाद जरूरत के सामान पर सिर्फ 2 दरें लागू होंगी, 5% और 18%। ऐसे में आम नागरिकों के मन में नई दरों को लेकर कुछ जटिल सवाल भी हैं, जिसका उत्तर हमने सरल भाषा में तैयार किया है। चलिए समझते हैं। GST को लेकर सबसे पहला सवाल, वस्तुओं की आपूर्ति GST दर में बदलाव से पहले की गई थी, लेकिन चालान बाद में जारी किया गया था, तो लागू कर की दर क्या होगी? इसका जवाब, ऐसे मामलों में
CGST अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आपूर्ति का समय नियम लागू दर तय करेगा। यदि आपूर्ति और भुगतान दोनों 22 सितंबर से पहले किए गए थे तो पहली वाली दर लागू होगी। इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी हमने देखा कि तमाम तरह के सवाल हैं कि दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी को आईटीसी का क्या होगा और इस बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर पूर्ण आईटीसी का दावा किया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम ऐसे अलग अलग मामले हैं जिन पर सवाल हैं और उसका जवाब भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल है कि आईटीसी को लेकर जीएसटी दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर आईटीसी का क्या होगा और ऐसे में दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर पूर्ण आईटीसी का दावा किया जा सकता है। अब कुछ सवाल दवाओं को लेकर भी हैं, जैसे सभी दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से छूट क्यों नहीं दी गई है। दवाओं को छूट देने से निर्माता कच्चे माल और इनपुट पर आईटीसी का दावा नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। तो कृषि मशीनरी को लेकर जीएसटी से पूरी तरह से छूट क्यों नहीं दी गई है या कच्चे कपास पर जीएसटी क्यों नहीं हटाया गया। कृषि मशीनरी को पूरी तरह से टैक्स मुक्त करने से लागत बढ़ने का खतरा, साथ ही कपास पर रिवर्स चार्ज के तहत कर लगाया जाता है, जो इसका जवाब है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमने आसान भाषा में आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इनके साथ ही कृषि को लेकर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो गंभीर हैं और इसके अलावा भी आपको बता दें कि वस्तुओं की आपूर्ति जीएसटी दर में बदलाव से पहले की गई थी, तो लागू कर की दर क्या होगी। इसमें आप जानिए, इसका जवाब है कि आपूर्ति का समय नियम जो लागू होंगे। और इसके अलावा जो अगला सवाल है कि क्या नई जीएसटी दरें लागू होने पर ट्रांजिट में माल के लिए जो दर है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो उसके भी अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो रखे गए हैं। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाडोली सहित कई गांवों में लगे इन शिविरों में खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इन शिविरों में चिकित्सकों की टीम द्वारा महिलाओं के ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन जैसे जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं बच्चों का भी रूटीन चेकअप करने के साथ ही उन्हें टीकाकरण और पोषण संबंधी सलाह दी जा रही है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि अभियान का मकसद महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जब परिवार की रीढ़ यानी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप कर दिया है और हमें डॉक्टर ने बताया क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। हर महीने यहाँ चेकअप करवाने आती हूँ और यहाँ अच्छे से चेकअप होता है और मैडम ने बताया है कि क्या खाना है प्रेगनेंसी में, क्या कैसे ध्यान रखना है, किन किन बातों का, और हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी है, फ्रूट्स वगैरह खाने हैं। हम इस अभियान के अंदर देख रहे हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि उनको कोई सिकल सेल जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। बच्चों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एनसीडी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एनसीडी है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम जागरूक कर रहे हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम कैसे ध्यान रखना है, बच्चों को कैसे ध्यान रखना है, टीकाकरण की व्यवस्थाएं हैं वो हम उसके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि नारी स्वस्थ रहेगी तो वो परिवार को भी सशक्त कर पाएगी। इस अभियान के तहत 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मिशन मोड पर हम कैंप लगाकर इन सर्विसेज को करेंगे। पीएससी सीएससी पर भी कैंप लगेंगे और सब सेंटर पर भी प्रतिदिन कैंप लग के हम एडोलसेंट हेल्थ और नारी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता देंगे। सशक्त नारी अभियान के अंतर्गत एनसी, एडोलसेंस और न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें एनसी
एनसी छोटे बच्चों को बीमारियों से बचाते हैं, उसकी हीमोग्लोबिन जांच करना, एचआईवी जांच करना, एनसीडी से बचाना, किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड देना, उनकी जांचें करते हैं। शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित है। ऐसे में देश भर के मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की आराधना और पूजा पाठ होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार शक्ति आराधना का महापर्व 9 दिन की बजाय 10 दिन का है। इस साल चौथा दिन 25 और 26 सितंबर यानी 2 दिन रहेगा। दुर्गा पूजा का समय विशेष रूप से भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि माता रानी हर वर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है, जो पूरे साल की सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों की झलक देता है। और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर औपचारिक मान्यता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ये घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से 2 राज्य की नीति इस मामले के समाधान को गति देगी। वहीं ब्रिटेन और कनाडा ने साफ कहा कि 2 राज्य समाधान इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने और स्थायी शांति लाने में मदद करेगा। नए प्रस्ताव के मुताबिक एक नई फिलिस्तीनी सरकार बनाई जाएगी जो इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी और इसमें हमास का कोई दखल नहीं होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि ये फैसला इजराइल को सजा देने के लिए नहीं है, लेकिन अगर गाजा में सैन्य कार्रवाई कम हिंसक होती है तो और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाता है तो शायद ये कदम नहीं उठाना पड़ता। इससे पहले भारत और चीन समेत दुनिया के 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अब बड़ा सवाल है कि जब दुनिया का रुख बदल रहा है तो अमेरिका कब तक इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और इस मान्यता पर उसका क्या रुख सामने आता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।